हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPSC 001 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन के साथ साथ हमने आंसर भी डिस्कस किया है। इसी तरह के और वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं जिसके अंदर हमने और भी क्वेश्चंस और भी पेपर्स के डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इग्नू के MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हैं वो आगे भी मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है मैंने आपको पॉइंट वाइज दिया है ताकि वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें और आंसर में जब आप पेपर में लिखेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकें। सो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है गुटनिरपेक्षता। जैसा कि हम पहले भी गुटनिरपेक्षता के बारे में बात कर चुके हैं कि जो विश्व है वो दो ध्रुवीय था, शीत युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया क्योंकि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। ना ही वो USSR के गुट, जिसे अभी आप रशिया कहते हैं, उसमें शामिल होना चाहता था, और ना ही US, जिसे आप अमेरिका कहते हैं, उसके गुट में शामिल होना चाहता था। भारत ने अपनी खुद की गुटनिरपेक्षता आंदोलन को चलाया और अपनी खुद की नीतियां बनाई। ठीक है, तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे वह किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं हुआ और स्वतंत्रता से अपनी नीति निर्धारित की। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत का विश्वास है कि सभी देशों को आपसी सम्मान और साझेदारी के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहना चाहिए। ठीक है, ये भी है। पहला क्या था? गुटनिरपेक्षता। दूसरा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तीसरा है आपका पंचशील का सिद्धांत, यानी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। चीन के भारत के साथ 1954 में स्थापित इन 5 सिद्धांतों में एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, आपसी गैर आक्रमण, आपसी गैर हस्तक्षेप, सम्मान, समानता और आपसी लाभ और शांतिपूर्ण सहस्त्र अस्तित्व शामिल है। ठीक है, तो ये था आपका पंचशील का सिद्धांत। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी और भारत ने ये चीन के साथ किया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रियता। जो भारत है वो अपनी विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, विश्व व्यापार संगठन में, और भी जो बाकी के हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ, इन सब के अंदर। फिर है क्षेत्रीय सहयोग। जो भारत है वो अपने आसपास के जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्षेत्रीय सहयोग में रहता है, जैसे कि सार्क, बीमस्टेक और अन्य क्षेत्रीय संगठनों। एक संगठन ब्रिक्स का भी है। इस टाइप से कई सारे संगठन हैं जिसके अंदर जो भारत है वो सक्रिय रूप से अपनी वो निभाता है जिम्मेदारी। विकासशील देशों के साथ सहयोग। भारत विकासशील देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता देता है, विशेषकर अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ। ठीक है, जो भी देश अभी विकसित नहीं हुए हैं, 2 तरह के देश हैं, विकसित देश हैं, ठीक है, विकासशील देश हैं और अविकसित भी हैं, 3 तरह के हैं। तो जो भारत है जो विकासशील देश हैं और अविकसित देश हैं उनको सहयोग प्रदान करता है, जैसे कि अफ्रीका में और एशिया के बाकी के जो देश हैं उनको। आर्थिक कूटनीति। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत आर्थिक कूटनीति पर जोर देता है। ठीक है, मतलब जो अंदर उसका इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको, ठीक है, विदेश नीति को प्रोत्साहित करता है और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा भी देता है। सुरक्षा और रणनीतिक हित। भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा सहयोग, ठीक है, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को महत्व देता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करता है। संस्कृति और सभ्यता। भारत विश्व में अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग करता है। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य
राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना और विश्व में अपनी सकारात्मक छवि को बनाए रखना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स थे सारे, ये थे आपके भारत की विदेश नीति क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसके क्या उद्देश्य हैं और भारत अपनी विदेश नीति में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है नई विश्व व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। नई विश्व व्यवस्था यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? यह एक व्यापक अवधारणा है। क्या है? एक अवधारणा है जो आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन का संकेत देती है। इस शब्द का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है और इसका मतलब समय और संदर्भ के आधार पर बदल सकता है। नीचे इस अवधारणा के मुख्य पहलुओं की व्याख्या दी गई है। इस अवधारणा की कुछ व्याख्या है, जैसे कि शीत युद्ध के बाद क्या हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद नया विश्व व्यवस्था का मतलब वैश्विक शक्ति संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव से था, जहां अमेरिका एकमात्र प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो जो आपका अमेरिका है वो एक शक्ति बन गया, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो तो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये है शीत युद्ध के बाद। फिर वैश्वीकरण आता है इसके अंदर। नई विश्व व्यवस्था वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भी इंगित करती है, जहां दुनिया अधिक से अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एकीकृत होती जा रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो वैश्वीकरण भी इसका पार्ट है, बहुपक्षीयता भी इसका पार्ट है। नया विश्व व्यवस्था बहुपक्षीय संगठनों और समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद है कुछ उभरती हुई शक्तियाँ। कुछ ऐसे देश हैं जो अब उभर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका तो पहले का देश है जो कि ऑलरेडी इतना आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत है, लेकिन अब कुछ और भी देश हैं जैसे कि चाइना, भारत, ब्राज़ील और भी विकासशील देश हैं जो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुरक्षा और आतंकवाद जो है 21वीं सदी में 9/11 के हमलों के बाद नया विश्व व्यवस्था में वैश्विक आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों पर जोर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नए सुरक्षा रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। उसके बाद आप बात करेंगे पर्यावरण की। जो पर्यावरण है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नए विश्व व्यवस्था में भी जो पर्यावरण है वो ज़रूरी है। नया विश्व व्यवस्था में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास। आपको बताना है कि सतत विकास क्या होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सतत विकास क्या है और अभी जो उसके 17 गोल्स हैं, सतत विकास के 17 गोल्स कौन कौन से हैं, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो और सतत विकास के बाद क्या है आपका जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण स्थिरता। इन सबको जोर देता है। वैश्विक नेताओं और संगठनों द्वारा पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना एक प्रमुख प्राथमिकता बन गई है। तो अभी जो प्राथमिकता है वो क्या है कि जो पर्यावरण के सामने चुनौतियां हैं हमारी, उन्हें सॉल्व करना। लास्ट में हम बताएंगे अपना कंक्लूजन, जिसे आप संक्षेप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इंट्रोडक्शन देना है पहले, फिर पॉइंट वाइज आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, देन लास्ट में आपको संक्षेप में थोड़ा सा लिख देना है, ताकि जो आपका आंसर है वो एक बहुत ही अच्छा आंसर बन सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो संक्षेप में नया विश्व व्यवस्था उन व्यापक परिवर्तनों को संदर्भित करती है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हो रहे हैं, जिसमें शक्ति संतुलन, आर्थिक संबंध, सुरक्षा चिंताएं और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना शामिल है। यह अवधारणा समय के साथ विकसित होती रहती है और विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ रखती है। तो अभी जो इसके अर्थ हैं ज़रूरी नहीं है 10 साल बाद भी इसके यही अर्थ हों, ये बदल जाएगी। अब पढ़ेंगे भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध कैसे हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच का संबंध बहुआयामी है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं। अब हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके आर्थिक संबंधों को। आर्थिक संबंध में आप व्यापार और निवेश के बारे में बताएंगे कि जो EU यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है,
द्विपक्षीय व्यापार होता है, मशीनरी, रसायन, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें, वस्त्र, ये सब शामिल है। यूरोपियन यूनियन भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश, ठीक है, एफडीआई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एफडीआई क्या होता है, एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है, दूरसंचार, ऑटोमोटिव और वित्तीय सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान भी देता है। तो आर्थिक संबंध में आपने व्यापार और निवेश के बारे में बताया। राजनीतिक और रणनीतिक संबंध में आप संवाद और समझौते बताएंगे कि जो भारत और यूरोपीय यूनियन है, व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले नियमित उच्च स्तरीय संवाद में शामिल होते हैं। वार्षिक भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन प्रगति की समीक्षा और भविष्य के एजेंडे को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। रणनीतिक साझेदारी के बारे में आप क्या बताएंगी कि 2004 में स्थापित इस साझेदारी का उद्देश्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना है, जिसमें आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा शामिल है, ठीक है। फिर है आपका विकास और सहयोग। सतत विकास जो है, विकास और सहयोग में आप क्या बताएंगे, सतत विकास के बारे में आप बताएंगे। मैंने आपसे कहा है कि आप सतत विकास के बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। और अनुसंधान और नवाचार, यूरोपियन यूनियन और भारत वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार में सहयोग करते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से हॉराइजन 2020 जैसे जो कार्यक्रम है वो भी। हॉराइजन 2020 क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान के बारे में पढ़ते हैं। सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और पहल जैसे भारत यूरोपियन यूनियन पीपल टू पीपल संवाद एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत की पारस्परिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देता है। शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच शैक्षिक आदान प्रदान और सहयोग प्रमुख है, जिसमें भारतीय छात्रवृत्ति योजनाएं देता है यूरोपियन यूनियन भारतीय छात्रों को, ठीक है, ताकि वो उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें, प्राप्त कर सकें। चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं क्या है। मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है, एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता चल रही है, जिसमें बाजार, बौद्धिक संपदा अधिकार और नियामक मानकों से संबंधित चुनौतियां हैं। भू राजनीतिक गतिशीलता, संबंधों को वैश्विक भू राजनीति की जटिलताओं को समझना होगा, जिसमें चीन का उदय, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं और व्यापार नीतियों में बदलाव शामिल है। कुल मिलाकर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों को मिलकर सुलझाने की प्रतिबद्धता से भरी एक मजबूत और विकसित होती साझेदारी है। सो स्टूडेंट्स, हमने MPSC 001 के क्वेश्चंस को कवर किया है, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं और भी पेपर्स को डिस्कस करूंगी। अगर आप नीचे कमेंट करके बता देंगे कि आपके कौन कौन से पेपर कोड्स हैं, तो मैं उनके वीडियोस प्रायोरिटी में रख के उनके वीडियोस पहले लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।